हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिव पूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित जीके, जीएस और इंग्लिश की क्लास आपको इस चैनल के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे हैं। दोस्तों, अभी तक मैंने विभिन्न सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज बेस्ड सेट प्रैक्टिस और सिलेक्टेड क्वेश्चंस इस चैनल पर आपको उपलब्ध कराया हूँ। फ्रेंड्स, आपको मैं ये रिकॉल करवाना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि समय समय पर आने वाले जो वीडियोस समय समय पर क्या मैं रेगुलर बेसिस से डेडिकेटेड क्लासेज यहाँ से कंडक्ट करता हूँ, और जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसके नोटिफिकेशंस रेगुलरली मिलते रहेंगे। ओके, आज इसी संदर्भ में मैंने फिजिक्स एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, जो कई पार्ट में आपको प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इसका पहला भाग आज आपको प्रस्तुत है। ओके, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको कुछ पेप टॉक्स देता हूं, तो आज का पेप टॉक जो है वो आपके सामने लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने कुछ डिस्क्रिप्शन डाले हैं, वो इस प्रकार है: एन इनिशिएटिव बाय शिव पूजन सिंह फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ स्टूडेंट्स, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड बी द पार्ट ऑफ ऑथेंटिक स्टडी। ओके, फॉर रेलवेज, एसएससी, यूपीएससी, सीडीएस, एनडीए, बैंक एंड स्टेट पीसीएस, इन सब परीक्षाओं के लिए समान रूप से सहयोगी उपयोगी ये चैनल आपके सामने प्रस्तुत है। और आज का जो ये पेप टॉक है वो निम्न प्रकार से है: हम आज जो कुछ भी हैं अपने भूतकाल के कर्मों के अनुसार हैं, तथा आगे जो कुछ भी होंगे अपने वर्तमान कर्मों के अनुसार होंगे। अतः उज्जवल भविष्य के लिए अपने वर्तमान को सुधारें। ओके फ्रेंड्स, तो यही सफलता का मूल मंत्र भी है कि हम वर्तमान में जीते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और एक स्टूडेंट और टीचर का ये कर्तव्य है कि वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पठन पाठन में व्यतीत करें। ओके, तो आइए शुरू करते हैं आज के इस क्लास का। ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? किस माध्यम में? वायु, निर्वात, जल या इस्पात? तो ध्वनि की चाल जो है इस्पात में सर्वाधिक होती है। ओके, इस्पात। ओके, कैसे इस्पात में सर्वाधिक? ध्वनि तरंगे जो है वो क्या होती है? यांत्रिक तरंगे होती है। ये ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे होती हैं, और जिनकी गति माध्यम के घनत्व और उसके लचक पर निर्भर करती है। एयर में कितनी? 343 मीटर पर सेकेंड। ओके, और वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड। एंड स्टील में आप देख सकते हैं यहाँ पर, स्टील जिसे इस्पात कहते हैं, इसमें 5000 मीटर पर सेकेंड चाल जो है वो होती है। ओके, ध्वनि की चाल एयर में 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड, इस्पात में 5000 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो इस तरह से, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हवा में 343 मीटर पर सेकेंड, वाटर में 1500 मीटर पर सेकेंड और स्टील में 500 मीटर पर सेकेंड। अगर इन ऑप्शंस को दे देगा और रिवर्स मोड में पूछ देगा कि सबसे कम किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे कम किस में होती है, तो आप यहाँ पर आंसर दे सकते हैं हियर। ओके, बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में इसको सजाने के लिए बोलता है, तो आप वहां पर इसे कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, विद्युत धारा की मात्रक क्या है?
विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ओके। एंड विद्युत धारा करंट को इसे जो है वो आई प्रतीक से दर्शाते हैं। परिभाषा जो है इसकी एकक समय में प्रवाहित आवेश की मात्रा। इसका फॉर्मूला जो है वो ये इस तरह से होता है। ओके, क्यू आई इक्वल टू क्यू वाई टी। ओके, तो आप इसे याद रखेंगे। एसआई मात्रक एम्पियर, जिसे फ्रांसीसी वैज्ञानिक एंड्रे मैरी एम्पियर ने रखा था, इसका नामकरण किया। एंड दिस क्वांटिटी इज क्यू, तो आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के विभिन्न 3 गति के नियम हैं, तो प्रथम गति के नियम के बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है वो जड़त्व का परिभाषा जो है वो ये हमें प्रदान करता है। ओके, क्या? जड़त्व की परिभाषा हमें न्यूटन के इस गति के नियम से प्राप्त होते हैं। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है वो जड़त्व की परिभाषा हमें इससे मिलती है। न्यूटन का प्रथम गति का नियम जो है वो क्या कहता है? यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल यदि किसी पिंड पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, तो यह पिंड विराम अवस्था में या समान बल में सीधी रेखा में गति करता रहता है। इसे जो है वो इनर्शिया या जड़त्व कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्लियर है कि कोई वस्तु तब तक विराम की अवस्था में रहती है जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल आरोपित न कर दें, और तब तक कोई पिंड जो है वो गति की अवस्था में होता है जब तक कि कोई बाह्य बल लगा करके उसे हम रोक न दें। और जो यही यानी कि गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रक्रिया या विराम की अवस्था में बने रहने की जो प्रवृत्ति जो वस्तु की होती है, उसे ही हम जड़त्व या इनर्शिया के नाम से जानते हैं। ओके, व्हाट? इनर्शिया। तो इसे आप समझ लेंगे, विस्तृत व्याख्या मैंने दिया। डायनेमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? किस ऊर्जा को किसमें बदलता है? ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। ओके, डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। डायनेमो जो है वो जनरेटर, ओके, जनरेटर विद्युत चुंबकीय प्रेरण विद्युत चुंबकीय प्रेरण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। व्हाट? इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है कौन? डायनेमो यानी कि जनरेटर। इसमें कुंडली को घुमाकर यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके और विद्युत ऊर्जा को प्राप्त किया जाता है। ओके, मोटर इसका विपरीत कार्य करती है। ओके, कभी कभी पूछा जाता है कि मोटर का प्रयोग क्या मतलब कि प्रयोग करके हम क्या प्राप्त करते हैं? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं मोटर का उपयोग करके। लेकिन जब डायनेमो की बात आती है तो यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके हम विद्युत ऊर्जा को प्राप्त करते हैं। ओके, तो इसे आप ध्यान रखेंगे। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? दूरी का। ओके, कंफ्यूजिंग पॉइंट। यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं? प्रकाश को देख करके और आंसर ये लगाते हैं कि प्रकाश की गति। ओके, ऐसा आंसर बच्चे यहाँ पर देते हैं। ओके, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक? दूरी का। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश निर्वात में यानी कि बिल्कुल शून्य में 1 ईयर में जो डिस्टेंस तय करती है। ओके, ये
लाइट जो है 1 ईयर में जो डिस्टेंस तय करती है, कहाँ पे? बिल्कुल वैक्यूम में। ओके, वैक्यूम में जो दूरी तय करती है लाइट, ये लाइट जो है वो वैक्यूम में जो दूरी तय करता है 1 साल के अंदर में, उसे ही हम क्या करते हैं? कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं। ओके, तो प्रकाश की गति जो है वो कितनी है? लाइट की जो गति होती है वो कितनी होती है? स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 3 × 10⁸ ओके, मीटर पर सेकेंड, यानी कि बहुत ही ज्यादा स्पीड इसकी होती है लाइट की। तो 1 ईयर में आप निकाल सकते हैं वो एक प्रकाश वर्ष जो है वो कितने के बराबर? तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। ओके, 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर एक प्रकाश वर्ष। यह खगोलीय दूरी मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह दूरी नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो आपने समझ गया, अब आप समझ गए होंगे कि व्हाट इज लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। ओके, इस विस्तृत व्याख्या को आप पूरी तरह से याद रखेंगे। ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं पूरे तथ्य, इसलिए मैंने इसकी डिस्कशन इसका यहाँ पर मैंने कर दिया है। ओके, रेफ्रिजरेटर, जो ये रेफ्रिजरेटर है यह किस सिद्धांत पर काम करता है? ओके, तो रेफ्रिजरेटर है फ्रिज, ये ऊष्मा पंप के सिद्धांत पर कार्य करता है। सो द राइट आंसर इज बी, ऊष्मा पंप। फ्रिज में शीतलन गैस ओके वाष्पन व संपीड़न प्रक्रिया से गुजरती है। यह अंदर की ऊष्मा को सोख कर बाहर छोड़ती है। कार्य करने का सिद्धांत जो है वो ऊष्मा पंप का थ्योरी है। ओके, जस्ट रिमाइंड दिस। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? इसमें जो गैस भरी जाती है वो नाइट्रोजन एंड आर्गन। ओके बच्चे, आप यहाँ पर देख रहे हैं मिसप्रिंट हो गया ये आर्गन। ओके, दिस इज आर्गन। ओके, तो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो गैस भरी जाती है वो कौन सी गैस होती है? नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस होती है। क्यों? बल्ब के अंदर जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन, ओके, टंगस्टन का बना हुआ होता है, टंगस्टन धातु का। ओके, बल्ब के अंदर का जो फिलामेंट होता है, जो भाग जो है वो प्रज्वलित होता है और जिससे ऊष्मा उत्पन्न होती है, वो टंगस्टन का बना होता है। निष्क्रिय गैस, इनर्ट गैस इसके अंदर भरी जाती है। सामान्यतः आर्गन या नाइट्रोजन का प्रयोग इसमें होता है। ओके, हीलियम, नियॉन, आर्गन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन, जिनॉन, ये जो है वो इनर्ट गैसेस हैं। हीलियम, नियॉन, आर्गन, रेडॉन और जेनॉन। तो आप याद रखेंगे टंगस्टन धातु का बना हुआ उसके अंदर का फिलामेंट एंड नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस रिमेन्स इनसाइड द बल्ब। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट, नाभिकीय ऊर्जा किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? किस प्रक्रिया से प्राप्त होती है? ये नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया के द्वारा हमें नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त होते हैं। नाभिकीय ऊर्जा मुख्यतः 2 प्रक्रियाओं से हमें मिलती है। विखंडन, फ्यूजन के द्वारा। ओके, एक क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन होता है भारी नाभिक जैसे कि यूरेनियम 235 का जब विखंडन होता है, आपस में जब ये टूटते हैं तो फ्यूजन उत्पन्न होता है और नाभिकीय ऊर्जा जो है वो हमें प्राप्त होती है। और दूसरी प्रक्रिया है, ये पहली प्रक्रिया हो गई, ये दूसरी प्रक्रिया। ओके, एक फ्यूजन होता है, फ्यूजन, ये फ्यूजन
और दूसरा फ्यूजन, बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो। इसमें जो हल्के नाभिक जो होते हैं, हाइड्रोजन जो होते हैं वो जुड़ करके जो है वो हीलियम बनाते हैं, हाइड्रोजन जुड़ करके और H2 बनाते हैं। ओके, हीलियम। ओके, और जब ये हीलियम बनाते हैं हाइड्रोजन, तो बहुत भारी मात्रा में ऊष्मा और ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसे ही नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहते हैं, नाभिकीय फ्यूजन कहते हैं। नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य में जो है ना, सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रियाएं होती है बच्चे। ओके, सूर्य में नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है जिसके माध्यम से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। ओके, परमाणु रिएक्टर में ये वाली अभिक्रिया होती है, और सूर्य में नाभिकीय फ्यूजन होती है और हमें ऊर्जा उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, पृथ्वी पर भार। ओके, डिस्प्रिंटेड एंड भार। पृथ्वी पर भार किस पर निर्भर करता है, ये होना चाहिए। किस पर? तो इस पर निर्भर करता है बच्चे, ये जो है द्रव्यमान पर, वस्तु का द्रव्यमान जो है वो उस पर निर्भर करता है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार। वेट, वेट का फॉर्मूला क्या है? वेट इक्वल टू मास मल्टीप्लाइड बाई जी। जी स्टैंड फॉर गुरुत्वीय त्वरण, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ओके, द्रव्यमान, द्रव्यमान जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर, वेट जो है वो गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। ओके, और मास और गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वीय त्वरण का जो मल्टीप्लाई होता है वही वेट होता है। आप इस फॉर्मूले को भी याद रखेंगे। ओके, मनुष्य की आंख किस प्रकार का लेंस है? ये है उत्तल लेंस। अब अपनी आंखों को गौर से देखें, दिखाई देगा उत्तल लेंस। मानव नेत्र में क्रिस्टलीय लेंस, आई लेंस होता है, यह उत्तल लेंस की तरह काम करता है और प्रकाश को रेटिना पर फोकस करता है। दूर व पास देखने के लिए यह लेंस अपनी मोटाई को बदलता रहता है। ओके, ओके फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू आर एंजॉयिंग दिस क्लास। आपको बहुत मज़ा आ रहा है। ऐसे क्लास में बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं, क्योंकि सेट प्रैक्टिस और तथ्यों की व्याख्या यहाँ पर साथ साथ की जा रही है। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे हैं? ये अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय, ओके, अनुप्रस्थ विद्युत, दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर होना चाहिए अनुप्रस्थ। ओके, अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंगे। ओके, ये हैं रेडियो तरंगे। सो द राइट आंसर इज व्हाट? बी। बी इज द राइट आंसर। रेडियो तरंगे प्रकाश की तरह विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है। लाइट भी जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, और ये भी। इसका संचरण जो है वो, रेडियो तरंगों का संचरण निर्वात में भी होता है, जिस तरह से लाइट निर्वात में भी गमन करती है, गमन करता है। इसकी गति, प्रकाश की गति, रेडियो तरंगों की गति और प्रकाश की गति जो है वो बराबर, यानी कि अभी मैंने डिस्कस किया था, 3 गुने 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, बहुत फास्ट। ओके, नेक्स्ट, विद्युत हीटर में कौन से धातु का तार प्रयुक्त होता है? नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं हम लोग विद्युत हीटर में। ओके, वाई? नाइक्रोम कैसे? नाइक्रोम क्या क्या होता है? निकेल प्लस क्रोमियम, क्रोमियम एलॉय। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि नाइक्रोम कैसे बना। निकेल प्लस क्रोमियम का एलॉय मिलकर के नाइक्रोम बनते हैं।
कारण क्या है? उच्च गलनांक। जब गलनांक उच्च होंगे तो प्रतिरोधकता जो है वो उच्च होगी, और जब प्रतिरोधकता उच्च होगी तो ये जलेंगे और ज़्यादा मात्रा में जो है वो ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। इसलिए विद्युत हीटर में हम नाइक्रोम के तार का प्रयोग करते हैं। और वैसे हीटर जिसे ठंड के दिनों में हम ब्लोअर का जो यूज करते हैं ठंड के दिनों में, वो भी नाइक्रोम के तार का ही बना होता है। उसके अंदर में हीटर जो होता है वो नाइक्रोम के तार का। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़े। ध्वनि तरंग का परावर्तन क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? प्रतिध्वनि। ओके, इको, प्रतिध्वनि, इको। ओके, ये क्या है? इको। जब ध्वनि किसी अवरोधक से टकरा करके लौटती है तो इसे इको, प्रतिध्वनि कहते हैं। यह तभी सुनी जाती है जब ध्वनि स्रोत और परावर्तक सतह के बीच की दूरी कम से कम 17 मीटर हो। मान लीजिए कि ये दीवार है। ओके, ये दीवार है और यहाँ से कोई ध्वनि उत्पन्न की जा रही है। ओके, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो 17 मीटर होनी चाहिए, तब जो है वो किसी का फॉर्मेशन होगा, इको का फॉर्मेशन होगा। ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है कि इन दोनों के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। तो 17 मीटर इको उत्पन्न होने के लिए जो दीवार होती है वो सतह और ध्वनि जो उत्पन्न जहां पर से हो रहा है वो स्रोत के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सा पदार्थ मंदक, ओके, कौन सा पदार्थ मंदक के रूप में काम करता है? ओके, तो ये पदार्थ है ग्रेफाइट या भारी जल। ओके, ग्रेफाइट या भारी जल। मॉडरेटर का कार्य क्या है? न्यूट्रॉनों की गति को जो है वो ये कम करता है। ओके, ये न्यूट्रॉन्स की जो गति होती है उसको ये जो है वो कम करता है। ग्रेफाइट या भारी जल। भारी जल का फॉर्मूला D2O, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, आप इसे भी ध्यान में रखेंगे। इन प्रश्नों को शामिल इसलिए किया गया है कि बार बार रिपीटेशंस रेलवेज और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और बीपीएससी और यूपीएससी और यूपीएसएससी विभिन्न परीक्षाओं में इन प्रश्नों को दोहराया जाता है या इन पर आधारित प्रश्न जो है वो वहां पर पूछे जाते हैं, इसलिए इनका रिपीटेशन फिर भी संभावित है। और यही वजह है कि इनकी विस्तृत व्याख्या के साथ मैंने इन्हें इस सीरीज में जोड़ा है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। लेजर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और कई बार जो है वो इन्हें परीक्षाओं में देखा गया है। लेजर का फुल फॉर्म, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ लेजर? व्हाट? लाइट amplification by stimulated emission of radiation. Light amplification by stimulated emission of radiation. Okay, लेजर। लेजर प्रकाश जो होती है, लेजर का जो प्रकाश होता है वो अत्यधिक तीव्र, एक रंगी, एक रंगी मतलब मोनोक्रोमैटिक, मोनोक्रोमैटिक, एक रंगी है। ओके, और समांगी, कोहेरेंट होती है। ये भी परीक्षाओं में पूछा जाता है कि वो एक रंगीय होते हैं या बहुरंगीय होते हैं या समांगी होते हैं या विसमांगी होते हैं, तो इन्हें भी आप ध्यान रखेंगे। मोनोक्रोमैटिक और कोहेरेंट। लेजर लाइट, फुल फॉर्म लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। ओके, नेक्स्ट। आगे चलते हैं। विद्युत धारा के प्रभाव में चुंबकत्व की खोज किसने की? ओके, विद्युत धारा के प्रभाव में चुंबकत्व की खोज किसने की? ये थे साइंटिस्ट और स्टेड। ओके, कौन है ये? और स्टेड और डेनमार्क के वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन और स्टेड। कब?
1820 ईस्वी में पाया कि विद्युत धारा में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होते हैं। यहीं से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत हुई। क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की शुरुआत यहीं से होती है और स्टेट के द्वारा इसकी खोज विद्युत धारा में, विद्युत धारा के प्रभाव में चुंबकत्व की खोज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिटी की खोज। ओके, नेक्स्ट। दर्पण में बनने वाली छवि जो है हमेशा कैसी होती है? ये होती है आभासी व सीधी। कैसी? आभासी व सीधी। समतल दर्पण प्लेन मिरर में बनने वाली छवि हमेशा आभासी, वर्चुअल, ओके, सीधी, इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड समान आकार की होती है, इक्वल इन शेप। सो इन तीनों तथ्यों को आप ध्यान रखेंगे। समतल दर्पण की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, लेजर इसे तो मैंने करा। फाइबर ऑप्टिक किस सिद्धांत पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक जो है वो काम करता है। ओके, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर फाइबर ऑप्टिक काम करता है फ्रेंड्स। क्या ये फाइबर ऑप्टिक केबल, ओके, फाइबर ऑप्टिक केबल में प्रकाश का संचरण पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर ही होता है। इसका उपयोग इंटरनेट, टेलीकॉम, मेडिकल में एंडोस्कोपी, ओके, एंडोस्कोपी में इसका यूज होता है। इंटरनेट, ओके, टेलीकॉम में प्रकाश के इस प्रवृत्ति का प्रयोग करते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन फॉरवर्ड फाइबर ऑप्टिक का सिद्धांत। ओके, सो you understand all these facts। ब्लैक होल की अवधारणा किसने दी थी? किसने? ब्लैक होल, जॉन मिशेल। ओके, ये है एक साइंटिस्ट जॉन मिशेल। ब्लैक होल की अवधारणा सबसे पहले जॉन मिशेल, बहुत पहले ही 1783 में डार्क स्टार का विचार दिया था। इन्होंने जब विचार दिया था डार्क स्टार, ओके, डार्क स्टार का विचार इन्होंने प्रस्तुत किया था सबसे पहली बार। बाद में इसे क्या कहा गया? बाद में इसे कहा गया ब्लैक होल, जिसे आज वर्तमान में हम जानते हैं ब्लैक होल। आधुनिक समय में स्टीफन हॉकिंग ने इसके भौतिक गुणों पर अपने विचार व्यक्त किए थे, स्टीफन हॉकिंग ने। बाद में बहुत ज़्यादा रिसर्च उन्होंने किया ब्लैक होल पर, और 1783 में जॉन माइकल स्टार डार्क का सिद्धांत दिया। बाद में ब्लैक होल इसे कहा जाने लगा और इस पर विस्तृत व्याख्याएं और चर्चाएं हुई। ओके, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार दोहराया जाने वाला, कई बार परीक्षाओं में देखा गया है। 8 मिनट 20 सेकेंड का समय सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगते हैं। सूर्य से पृथ्वी तक दूरी जो है वो कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी 3 करोड़ किलोमीटर। अंदाजा लगा सकते हैं इसकी दूरी का। प्रकाश की चाल कितना? इसकी चाल 3 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, लाइट की स्पीड एंड डिस्टेंस बिटवीन सन एंड आवर अर्थ इज 15 करोड़ किलो। Okay, now the next and very important question is very important question। पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान कितना होता है? बहुत
बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार परीक्षाओं में पूछा गया। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितनी? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पृथ्वी पर औसत गुरुत्वीय त्वरण जो है वो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। यह अक्षांश ऊंचाई और घनत्व पर थोड़ा बहुत बदलता रहता है। वल्नरेबल है ये, कई जगहों पर ये बदलता है। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कैसा रहता है? बदल जाता है, वही रहता है, दोगुना हो जाता है? क्या वही रहता है बच्चे? किसी वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर कैसा रहता है? वही रहता है। क्यों? मास सर्वाधिक सर्वात्रिक गुण है जो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। द्रव्यमान का मतलब वाट, इसे समझें ऐसे, मास ये क्या है? सर्वाधिक गुण है, कहीं पर भी ले जाएंगे तो ये उतनी ही मात्रा में रहेगा, ये जो स्थान बदलने पर भी नहीं बदलता। वेट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक फैक्ट, वेट जो है वो जब हम चंद्रमा पर जाएंगे तो पृथ्वी की 1/6 ऑफ अर्थ। ओके, यानी कि आप ये मान के चलें कि कोई पिंड है पृथ्वी पर। ओके, कोई वस्तु है, कितने केजी की? 60 केजी की। 60 केजी का कोई वस्तु अगर ये चांद पर गया तो ये हो जाएगा, ये वस्तु ऐसे 10 केजी ओनली। इसका भार जो है वो बदल जाता है कहाँ पर? चंद्रमा पे जाने के बाद। बट मास जो है वो वही रहता है। मास जो है वो सर्वात्रिक गुण है, यूनिवर्सल ये है, और कहीं चेंज नहीं होता। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सुपर कंडक्टर में प्रतिरोध कितना होता है? तो अनंत, शून्य, बहुत कम, बहुत अधिक। जो वस्तु सुपर कंडक्टर ही है तो प्रतिरोध जो है वो शून्य है। सुपर कंडक्टर का मतलब कि बहुत फास्ट बिजली का गमन, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह। तो सुपर कंडक्टर कोई वस्तु तब होगी जबकि शून्य, यानी कि प्रतिरोध होगा ही नहीं। वह पदार्थ बहुत कम ताप पर ही, क्रिटिकल टेम्परेचर पर ही अपनी प्रतिरोधकता जो है वो शून्य कर देते हैं। ऐसे पदार्थ जो है वो सुपर कंडक्टर जो होते हैं, इन्हें हम सुपर कंडक्टर कहते हैं। इनका उपयोग एमआरआई मशीन, ओके, मैग्लेव ट्रेन इत्यादि में होता है। ओके, तो सुपर कंडक्टर का प्रतिरोध शून्य। ओके, नाउ एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज 25th क्वेश्चन हैज बीन मिसप्रिंटेड हियर। ये मिसप्रिंट है और ये है आपका 25वां 25th क्वेश्चन। आप यहाँ पर देख रहे हैं, ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग किसमें होता है? मौसम के पूर्वानुमान में, संचार, मनोरंजन या खगोल विज्ञान में? तो मौसम के पूर्वानुमान में पोलर सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं। आप बार बार पढ़ते होंगे पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो यही है पोलर सैटेलाइट, और जिससे इनका लॉन्चिंग की जाती है उसे हम कहते हैं PSLV। PSLV का आपने बार बार जिक्र सुना होगा फ्रेंड्स में, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। यही पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो होते हैं, इसी ध्रुवीय उपग्रह को लॉन्च करते हैं। पोलर सैटेलाइट पृथ्वी के ध्रुव से ध्रुव तक ये घूमती हैं। ये जो होती है पृथ्वी का संपूर्ण चित्र लेती है। PSLV जो है वो घूम घूम करके इस तरह से यहाँ पे मान लो इसे लॉन्च किया तो ऐसे 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 ये घूमते रहती हैं, राउंड राउंड, एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक जाती हैं। उपयोग इसका जो होता है मौसम पूर्वानुमान, भूगोल और विभिन्न संसाधनों के अध्ययन में इसका हम प्रयोग करते हैं। पोलर सैटेलाइट का। ओके, पोलर सैटेलाइट बहुत उपयोगी है मौसम पूर्वानुमान के लिए और विभिन्न रिसर्च के लिए भी। एंड यू नो द फुल फॉर्म ऑफ PSLV, दैट इज पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की श्रृंखला हमने यहाँ पर
देखा, जाना और बहुत कुछ समझा। कहने को तो 25 क्वेश्चंस, बट यहाँ पर तथ्यों का जब व्याख्या हम करते हैं, तथ्यों की जब विस्तृत व्याख्या हो जाती है तो क्वेश्चंस और उसके उस पर आधारित जो है वो एमसीक्यूज भले ही 25 हों, लेकिन इसके तथ्य और हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फ्रेंड्स, अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड दिस चैनल येट, आप इसे सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें और जो आपकी क्यूरीज हैं इसे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगामी परीक्षाओं के लिए ये जो वीडियोस हैं आपके लिए बड़े ही महत्वपूर्ण है। आप यहाँ से क्विक रिवीजन करके आप जाएंगे तो आपके लिए ये एग्जाम बूस्टर का काम करेंगे। ये सारे क्लास, ये सारे रिकॉर्डेड क्लास हैं और आप तक पहुँचाए जा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों जगह पे दिए हैं। आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। यहाँ पर विभिन्न वीडियोस को मैं वहाँ भी शेयर करता हूँ, उसके लिंक को आप वहाँ से भी इसे देख सकते हैं। आने वाले दिनों में मैं जितने भी रिकॉर्डेड क्लास हैं इन सब का PDF बना करके और अपने टेलीग्राम चैनल पर दूंगा। आप वहाँ से इसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करके आप इसे ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।